हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी तक हमने बात की थी हमारे सेगमेंटेशन के बारे में और टारगेटिंग के बारे में। आज हम उसी से जुड़े हुए एक और वर्ड की बात करेंगे जो है पोजीशनिंग, यानी आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट पोजीशनिंग। एज द नेम इज सजेस्टिंग, पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है? इमेज। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट की इमेज की बात कर रहे हैं। देखो, चाहे मैंने वर्ड यूज़ किया प्रोडक्ट की इमेज के बारे में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्रोडक्ट में कोई चेंज लाना है, प्रोडक्ट के ऊपर हम कुछ करने वाले हैं। बल्कि हमें क्या करना है, जो इस प्रोडक्ट को खरीदने वाले बायर्स हैं उनके माइंड सेट में चेंज लाना है। जो इन प्रोडक्ट को खरीदेंगे उन बायर्स के माइंडसेट को चेंज करने का मतलब क्या हुआ? देखो, आज का टाइम क्या है? कंपटीशन का टाइम है। ऐसा टाइम है जब आप कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदने के बारे में सोचते हो तो उसके लिए आपके पास इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं और सब क्या कर रहे हैं? बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने की। यानी बहुत सारे ब्रांड्स के पास कैपेबिलिटी है कि आपको सेटिस्फाई कर सके। दूसरा, मास कम्युनिकेशन का टाइम है, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के ऊपर इतना ज़्यादा स्पेंड करती है, हर क्या कहती है, मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है। तो ऐसे में अगर आप क्या चाहते हो कि एज अ प्रोड्यूसर आप चाहते हो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप अगर कस्टमर के माइंड में आपके लुक को लेके कोई भी पोजीशन सेट नहीं है, यानी आपकी कोई भी स्पेसिफिक ऐसी इमेज नहीं है जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग करती है और कस्टमर को परसुए करती है कि आपके प्रोडक्ट को बाय करे, तो आपको क्या करनी पड़ेगी? वो इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी। और अगर क्या है, कस्टमर के माइंड में इमेज तो है बट वो इमेज जो है प्रॉपर नहीं है, यानी जो आप इमेज उसके माइंड में चाहते हो, जो रिजल्ट आप चाहते हो वो नहीं आ पा रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी जो इमेज है रीपोजीशन करनी पड़ेगी। कई बार हमारे प्रोडक्ट की इमेज कस्टमर के माइंड में कुछ नेगेटिव भी हो जाती है। मान लो आप कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हो और एट स्टार्टिंग में आप वो चीज़ें नहीं कर पाए जो आप करना चाह रहे थे, तो आपके क्या हो गया? कस्टमर ने, जिन्होंने स्टार्टिंग में उस प्रोडक्ट को यूज़ किया, तो उनके माइंड में नेगेटिव साइड चली गई कि इस प्रोडक्ट में ये कमी है। अब आप उन्हें चेंज कर चुके हो, आप क्या कर चुके हो? अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बेटर बना चुके हो। तो अब आपको कस्टमर के माइंड में भी रिपोजिशनिंग करनी पड़ेगी कि अब हमारा प्रोडक्ट पहले वाला नहीं है, अब हमारा प्रोडक्ट क्या है? बेटर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनके माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्ट, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, यानी जो आपके प्रोडक्ट को खरीद सकता है, अभी तक खरीदा नहीं है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसके माइंड में, उस कस्टमर के माइंड में अपनी प्रोडक्ट की इमेज को सेट करना, पोजीशन करना, एग्जैक्ट पोजीशन पर लेके जाना, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग। देखो, पोजीशनिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एन इमेज इन द माइंड्स ऑफ टारगेट मार्केट, यानी जो टारगेट मार्केट, जो आपने सबसे पहले सेगमेंटिंग की थी, उन जो सेगमेंट्स आपने किए थे उनमें से किसी ना किसी टारगेट सेगमेंट को आपने टारगेट किया था। तो अब क्या करना है? आपको इमेज बनानी है टारगेट मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपनी सर्विस के बारे में। दिस इमेज शुड रिलेट टू नीड और वॉन्ट एज वेल एज पोर्ट्रे यूनिकनेस, यानी ये इमेज ऐसी होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपके प्रोडक्ट की नीड और वॉन्ट से जुड़ी होनी चाहिए। यानी जो प्रोडक्ट आपका करने वाला है, जो काम, जो चीज़ आप अपने प्रोडक्ट में हाईलाइट कर रहे हो, यानी जिस नीड के लिए आपने प्रोडक्ट बनाया है, तो वो चीज़ भी उसमें हाईलाइट होनी चाहिए। साथ में वो यूनिक भी होना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि जो चीज़ आप बता रहे हो कि मेरे प्रोडक्ट में दूसरे से अलग है और वो चीज़ दूसरे के प्रोडक्ट में भी सबके, मान लो 10 ब्रांड हैं, आप क्या बता रहे हो अपने ऐड में कि मेरे प्रोडक्ट में क्या है? ड्यूरेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। मान लो कार की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि मेरी कार 20 की एवरेज देगी और बाकी की 9 कंपनियां खड़ी हैं, उनकी भी वो 20 की एवरेज देती है। तो ऐसे में जो आप पोजीशन बिठा रहे हो वो कोई यूनिक नहीं है और उसकी वजह से कोई आपकी सेल इंक्रीज नहीं होगी। तो आपकी जो है ऑलवेज यूनिक होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जो ये दिखाए कि आपका प्रोडक्ट जो है कॉम्पिटिटर की ऑफरिंग से क्या है? बेटर है, आपका प्रोडक्ट उनसे अच्छा है। जो आपकी पोजीशनिंग होती है वो आपके प्रोस्पेक्ट्स के माइंड से जुड़ी होती है। ऑलवेज ध्यान रखना, कभी भी प्रोडक्ट के ऊपर हम पोजीशनिंग नहीं करते, बल्कि प्रोस्पेक्ट के माइंड के ऊपर पोजीशन सेट करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट पर्टिकुलर कैसा है। जो आपकी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग है वो सेगमेंटेशन का ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी जो सेगमेंटेशन है और जो पोजीशनिंग है वो टू फेसेस हैं एक ही कॉइन के, क्योंकि आपने सेगमेंट कर लिया, आपने पर्टिकुलर सेगमेंट को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अगर आप अपने कस्टमर के माइंड में प्रॉपर पोजीशन सेट नहीं कर पाए, ऐसा मार्केटिंग मिक्स सेट नहीं कर पाए कि क्या कर सके आप कंज्यूमर की जो उम्मीद है, जो उनकी कह सकते हो जो उनकी सोच है, उस पर अगर आप खरे नहीं उतर पाए, तो सेगमेंटिंग करने के आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेंगे। जो प्रोडक्ट पोजीशनिंग है वही है जो कस्टमर के माइंड में आपकी इमेज को बेटर करते हुए आपकी सेल को इंक्रीज करने में हेल्प करती है।
एक बार यहाँ पर भी देखो, प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज अ क्रिएटिव एक्सरसाइज ट्राइड विद एवरी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज नॉट वट यू डू टू अ प्रोडक्ट, पोजीशनिंग इज वट यू डू टू द माइंड ऑफ प्रोस्पेक्ट. यानी क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि पोजीशनिंग सिर्फ न्यू प्रोडक्ट की होती है. आपका कोई भी प्रोडक्ट है उसको आप उसके रिगार्डिंग अपने कस्टमर के माइंड में पोजीशन या रिपोजिशनिंग कर सकते हो. जो पोजीशनिंग है वो कभी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होती, बल्कि क्या है, उस प्रोस्पेक्ट के माइंड से जुड़ी होती है जो आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाला होता है. तो प्रोडक्ट पोजीशनिंग का मीनिंग आई थिंक क्लियर हो गया होगा. आपको क्या करना है, अपने कस्टमर की, अपने टारगेट मार्केट के जो प्रोस्पेक्ट हैं उनके माइंड में अपनी अलग से इमेज को सेट करना है, जिससे क्या हो, आपका प्रोडक्ट जो है सुपीरियर दिखे आपके कॉम्पिटिटर से और आप क्या कर सको, ज़्यादा सेल कर सको. अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजीज़ की, कि जो आपकी प्रोडक्ट पोजीशनिंग है उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं या ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं जो अवेलेबल होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के पास. यानी कैसे कैसे वो अपनी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग को कर सकती है, कैसे अपने कस्टमर के माइंड में पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सकती है. सबसे पहला, बाय मेकिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट क्लेम. ऑल टुगेदर डिफरेंट क्लेम और यूएसपी. यानी क्या करे, वो ऐसा कोई क्लेम करे अपने प्रोडक्ट में जो आज तक किसी ने भी नहीं किया. यानी अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा दिखाए कि मेरे प्रोडक्ट में ये चीज़ है. यानी मान लो अगर मैं अपनी कार, मान लो मैं कार कंपनी, मेरे पास एक कार कंपनी है और मैं ये कहूँ कि जो मेरी कार है वो पानी के ऊपर चलेगी, पेट्रोल नहीं लेगी, तो इसका मतलब क्या है, मैं कुछ ऐसा दावा कर रही हूँ जो आज तक किसी ने नहीं किया अभी तक. तो ऐसे में क्या है, मेरा प्रोडक्ट की पोजीशनिंग सबसे अलग होगी, अलग ही हाईलाइट होगा, अलग ही सुपीरियर दिखेगा. तो आप कोई भी ऐसा क्लेम करके जो आज तक किसी ने नहीं किया है अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग अच्छी कर सकते हो. और दूसरा, यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन के थ्रू. यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन का मतलब होता है, आप वैसे एक टाइप से ये भी क्लेम का ही टाइप है कि आप क्या कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट की अलग ही पोजीशनिंग करने की ट्राई कर रहे हो. एक ऐसा मार्केटिंग कोटेशन यूज़ कर रहे हो, कह लो कि आप क्या कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट सबसे अलग दिखे. जैसे अगर हम सुनते हैं कुछ मीठा हो जाए तो हमारे माइंड में डायरेक्ट किसका नाम आता है, ऑलवेज कैडबरी का आता है. विक्स की गोली लो खिचखिच दूर करो, वो भी क्या है, विक्स की यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है. यानी बेचने का कोई ऐसा तरीका लेके आए जो आज तक किसी ने यूज़ ना किया हो. यानी कुछ यूनिक लेके आना, कोई भी अलग जो आपका कॉम्पिटिटर ने काम नहीं किया है, अगर आप उसको यूज़ करते हो अपने कस्टमर के माइंड में अपनी पोजीशनिंग सेट करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, यानी आप क्लेम को अच्छे डिफरेंट क्लेम को सेट करके या यूएसपी के थ्रू अपने कस्टमर के माइंड में अपनी पोजीशन सेट कर सकते हो. दूसरा, हाईलाइट द न्यू प्रोडक्ट फीचर. यानी अगर आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसी फीचर है, आपका प्रोडक्ट कुछ नया है जैसी अब तक किसी के में नहीं थी, तो आप उस फीचर को हाईलाइट करके भी अपनी पोजीशन को अलग बना सकते हो. जैसे अगर आपने सुना हो सैमसंग का फोल्डेबल फ़ोन आया है, यानी वो क्या है, उसकी स्क्रीन भी क्या हो सकती है, फोल्ड हो सकती है, और वो उसका साइज़ स्मॉल करके आप अपने पॉकेट में इजीली क्या कर सकते हो, उसे रख सकते हो. तो वो एक ऐसी फीचर है जो अब तक किसी भी फ़ोन में नहीं सुनी गई है, यानी वो एकदम न्यू है एंटायर. तो उस टाइप की चीज़ों को भी अपने प्रोडक्ट में हाईलाइट करके आप अपने प्रोडक्ट को अलग पोजीशन कर सकते हो. थर्ड है, बाय एंट्रिंग इन न्यू मार्केट सेगमेंट. यानी आप एक ऐसे सेगमेंट में एंटर करके जहाँ पर आपके जैसा प्रोडक्ट बनाने वाला अब तक नहीं गया है, वहाँ पर एंटर करके भी अपनी पोजीशन अलग सेट कर सकते हो. कि मान लो आप क्या बना रहे हो, कोई ऑयल बना रहे हो, यानी कोई घी या तेल वगैरह कुछ बना रहे हो, और आप कहते हो, देखो वैसे तो अब ये काम हो चुका है, बट स्टिल अगर वहाँ पर कोई जो न्यू आया वो क्या करता है, ये दिखाता है कि उसका जो ऑयल है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री है, यानी जिसको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है वो भी उसको यूज़ कर सकता है. तो वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, एक ऐसे मार्केट सेगमेंट में, यानी जिनको वो डिसीज़ है उनके अंदर एंटर कर रहे हैं, उस सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं जहाँ तक अभी तक कोई भी ऑयल बनाने वाला नहीं गया था. तो इस टाइप का काम करके भी कोई अपने कस्टमर के माइंड में अपनी इमेज को क्रिएट कर सकता है. एंड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू पैकेज डिज़ाइन. यानी कई बार हमारा प्रोडक्ट जो है अलग नहीं होता, हमारा वही
प्रोडक्ट होता है जो हमारा कॉम्पिटिटर बना रहा है, उसमें कुछ अलग नहीं होता, बट हम उसकी पैकिंग कुछ इस तरीके से कर देते हैं कि वो क्या दिखता है, इतना अलग दिखता है कि उसकी इमेज अलग ही क्रिएट हो जाती है। यानी उसकी पैकिंग कुछ अलग अट्रैक्टिव करके भी आप अपनी प्रोडक्ट की इमेज जो है अलग क्रिएट कर सकते हो। अगर आप किसी शॉप पे जाओ तो आप सिर्फ रैपर देख के पता लगा सकते हो कि ये किटकैट है और ये कैडबरी है, तो वो उनकी क्या है, उनकी पैकिंग ने क्या किया है, उनकी कस्टमर के माइंड में अलग पोजीशन सेट की है। तो आप पोजीशनिंग का एक तरीका ये भी है। ये 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल होते हैं अपने इमेज को चेंज करने के लिए, यानी रिपोजिशन करने के लिए या फिर क्रिएट करने के लिए पोजीशन को कस्टमर के माइंड में। अगर कोई भी जो मार्केटर है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अपनी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग को सक्सेसफुल करना चाहता है तो उसे ऑलवेज ध्यान रखना चाहिए कि वो जो भी पोजीशनिंग करे वो ऑलवेज क्रिएटिव हो, यानी कुछ भी ऐसा आइडिया लेके ना आए जो कि पुराना हो, और हमेशा ऐसे ही पोजीशनिंग को चुने जो उसके लिए फ्रूटफुल भी हो, यानी उसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हो, उसके लिए प्रॉफिटेबल रहें। मार्केट सेगमेंट ऑलवेज ऐसा ले जहाँ पर क्या हो, कंपटीशन एग्जिस्टिंग हो, यानी कुछ ना कुछ ऐसा ना हो कि अगर आप ऐसी जगह पे एंटर करोगे जहाँ पर आपको लग रहा है ना आज कंपटीशन है ना फ्यूचर कंपटीशन है, तो वहाँ पर आप इतने ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप काम ही तब ज़्यादा हम एफर्ट के साथ करते हैं जब हमें कोई कॉम्पिटिटर दिखता है, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वहाँ पर कॉम्पिटिशन हो तो आप अपनी पोजिशनिंग को क्या है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हो। अब बात करते हैं कुछ स्टेप्स की, यानी कौन से स्टेप है एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग के लिए उठाती है। सबसे पहले जो स्टेप होता है वो है आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, पोटेंशियल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को पहचाननी होती है कि उसके प्रोडक्ट में क्या चीज़ है जो दूसरे से अलग है, यानी किन चीज़ों को हाईलाइट वो कर सकती है उसे पहले ये जानना पड़ेगा, यानी कहाँ पर वो अपने कॉम्पिटिटर से आगे है। देखो अगर आप कोई फॉल्स क्लेम करके अपनी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग को बेटर करोगे तो आप क्या हो सकता है, एक बार फॉल्स क्लेम को देख के आपका कस्टमर आपके पास आ जाए, बट जब अगर उसको वो चीज़ प्रोडक्ट में नहीं मिली तो वो दोबारा आपकी तरफ कभी देखेगा भी नहीं। यानी अगर पहले तो क्या पता देख ही लेता, अब उसका ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा तो वो कभी आपके पास नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपके जो प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या ऐसी कॉम्पिटिटिव पॉइंट है, क्या कौन सी ऐसे पॉइंट है जहां पर आप compete कर पाओगे जिन पॉइंट्स के थ्रू, यानी आपके पास क्या डिस्टिंक्टिव क्वालिटी है, क्या सेपरेट है दूसरे कॉम्पिटिटर से, सबसे पहले वो आपको देखना होता है। देन चूजिंग द राइट वन, यानी अगर किसी के पास जो है जो क्वालिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, हो सकती हैं कि एक से ज़्यादा प्लस पॉइंट हो, तो जितने भी प्लस पॉइंट है उनमें से राइट चूज़ करना कि किसको हमें बेस बनाना चाहिए, किसको हाईलाइट करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो सुपीरियर दिखेगी उसको सिलेक्ट करना। एंड देन सिग्नलिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी उसके बाद उस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का सिग्नल कस्टमर को देना, एडवर्टाइजमेंट वगैरह के थ्रू उस चीज़ को हाईलाइट करना। इसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपनी पोजीशनिंग सेट करती है। वो पोजीशनिंग एज अ कॉस्ट लीडर भी हो सकती है, एज अ डिफरेंशिएटर भी हो सकती है। यानी आपको क्या करना है, पहले देखना है कि आप क्या कर सकते हो। अगर आपकी को लगता है कि आपकी कॉस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कम है तो आप क्या कर सकते हो, आप हो सकता है अपनी इमेज को बनाने के लिए उस कोस्ट को यूज़ करो। अगर आपके प्रोडक्ट की सुपीरियरिटी अच्छी है यानी क्वालिटी अच्छी है तो आप उस चीज़ को, यानी सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी प्रोडक्ट में अच्छा है क्या है, फिर उसको सिलेक्ट करते हुए आपको कस्टमर को सिग्नल देना है कि आपके पास क्या चीज़ अच्छी है और कैसे क्यों उन्हें उनका प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर। ठीक है, ये थी आपकी पोजीशनिंग। जब भी पोजीशनिंग ऑर्गेनाइजेशन करती है तो उसे एक चीज़ और ध्यान में रखनी होती है कि कई बार क्या हो जाती है, पोजीशनिंग एरर भी आ जाती है, तो उसे क्या करनी है, पोजीशनिंग सेट करते हुए वो एरर नहीं आने देनी है। जो ये एरर्स आती हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग में वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है अंडर पोजीशनिंग एरर, दूसरी ओवर पोजीशनिंग एरर, एंड थर्ड वन कंफ्यूजिंग पोजीशनिंग। देखो अंडर पोजीशनिंग का मतलब है कि आपका जो पोटेंशियल बायर है यानी जो आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाला है वो आपकी पोजीशन को अंडर ऑब्जर्व कर रहा है, यानी उसे लग रहा है कि जो ये क्लेम कर रहे हैं उसमें क्या खास बात है, दूसरे भी कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं अंडर पोजीशनिंग। यानी आपकी इमेज बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाई, आपकी मतलब एक टाइप से कह सकते हो कि अंडर पोजीशनिंग का मतलब होता है कि हम एरर्स कहने का मतलब हमारा यहाँ पे ये चल रहा है कि
कौन सी कमियां हैं हमारी पोजीशनिंग में, तो कौन सी एरर्स हैं हमारी पोजीशनिंग में। या तो हमारा प्रोडक्ट अंडर पोजीशन हुआ होगा, यानी जो कस्टमर है उसे वो चीज़ उसमें नहीं दिख रही है जो उसे दिखनी चाहिए। दूसरा, ओवर पोजीशनिंग, कई बार जो हमारी पोजीशन है बहुत ज़्यादा दिख जाती है। देखो, बहुत ज़्यादा इमेज दिख जाना भी सही नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन अगर बहुत ज़्यादा दिखेगी तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी कस्टमर की, और फिर जब प्रोडक्ट एक्चुअल में यूज़ करेगा और वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होंगी तो क्या होगा, उसका ट्रस्ट ब्रेक होगा। मान लो आप क्या दिखा रहे हो, जैसे हमने स्पेक्स वगैरह की ऐड में कई बार देखा है स्टार्टिंग फ्रॉम 99, बट वो स्टार्टिंग फ्रॉम 99 देख के कई बार लगता है कि इनके सारे स्पेक्स ही इतने सस्ते मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ स्टार्टिंग होती है। कई बार सिर्फ एक या दो मॉडल ऐसे होते हैं, यानी जो पीसीज ऐसे होते हैं जिनका प्राइस इतना कम होता है, अदरवाइज हाई होते हैं। तो वो जो एक्सपेक्टेशन कस्टमर की गलत सेट हो गई, तो वो जब वो शॉप पे जाएगा और उसे वो चीज़ें कॉस्टली दिखेंगी तो क्या होगा, वो आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, तो उस पोजीशनिंग का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अंडर पोजीशनिंग भी नहीं होनी चाहिए, ओवर पोजीशनिंग भी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। और दूसरी है कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग पोजीशनिंग का मतलब है, यानी कुछ लोगों के माइंड में उसको चीज़ को लेके पॉजिटिवनेस है, कुछ के माइंड में उसको लेके नेगेटिवनेस है। तो ऐसे में आपको खुद नहीं पता चल रहा कि आपकी पोजीशन कैसी बनी हुई है। किसी को लगता है कि आप मान लो कार बेच रहे हो, मारुति कार की अगर मैं बात करूँ, किसी को लग रहा है कि इसके मॉडल ऐसे हैं जो फ्यूल एफिशिएंट है, किसी को लगता है कि इनएफिशिएंट है, किसी को लगता है कि यार लॉन्ग रन लंबे टाइम तक चल जाती है, किसी को लगता है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो अगर डिफरेंट पर्सनस की डिफरेंट राय है आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, यानी आपकी जो पोजीशनिंग मार्केट में बनी हुई है वो कंफ्यूजिंग है। तीनों ही कंडीशन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एरर वाली है, या ना तो अंडर पोजीशनिंग अच्छी है, ना ओवर पोजीशनिंग अच्छी है, ना कंफ्यूजिंग पोजीशनिंग। अगर इनमें से कोई भी है तो ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है कि वो क्या करे, अपने प्रोडक्ट को रीपोजिशन करे, यानी उसकी पोजीशन को दोबारा सेट करे, कस्टमर के माइंड में एक प्रॉपर इमेज सेट करे, ताकि उसका प्रोडक्ट क्या हो सके, ज़्यादा सेल हो सके। ठीक है, यही था आपकी पोजीशनिंग। थैंक यू।